बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 15 करवाऊंगी। ये आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुक है एडवांस अकाउंटिंग और चैप्टर है लिक्विडेशन। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, मीनिंग समझा दी, लिक्विडेशन क्या होता है और आप किस तरीके से कर सकते हो। वॉलेंट्री लिक्विडेशन भी होती है और वॉलेंट्री भी होती है और लॉ के थ्रू भी आपका लिक्विडेशन में जा सकती है आपकी कंपनी। अब देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं तब आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन होती है कंपनी की, ठीक है, और उसमें आपके कंपनी के डिटेल्स होती है, जैसे आपके पास कितने इक्विटी शेयर है, कितने रिजर्व एंड सरप्लस है, कितने लायबिलिटीज है, कितने एसेट्स है। पर आपने एक बार नोटिस की हो कि अपन ने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें आपकी पेड अप कैपिटल नहीं गिवन थी। मतलब आज जो अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें फेस वैल्यू भी होगी प्लस फेस वैल्यू के साथ साथ पेड अप वैल्यू भी होगी। अभी पेड अप वैल्यू क्या होती है अब देखो समझिए। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था जैसे इक्विटी शेयर है 4000 रुपीज़ का, ठीक है, और वो कितने का है, फेस वैल्यू कितनी उसकी 100 रुपीज़ है। तो ऐसे करके आपको कितना दे दिया जाता था, 4 लाख रुपीज़ दे दिया जाता था। पर अब आज जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्या गिवन है, फेस वैल्यू तो गिवन है कि मतलब जो इक्विटी शेयर है उसकी फेस वैल्यू 100 है, पर जिसने जो शेयर खरीदे हैं उसने अभी तक पूरे पैसे नहीं दिए। उसने कितने पे करिए, उसने कम पे किए। जैसे 4000 के इक्विटी शेयर उसने परचेज किए, रेट थी 100 रुपीज़, तो आप कितना पैसा बनता है, 4 लाख रुपए बनता है। पर उसने क्या किया, उसने 4000 शेयर्स तो खरीद लिए, पर जो रेट है 60 रुपीज़, मतलब उसने 60 रुपये ही दिए, अभी भी 40 रुपये बकाए हैं। तो वो 40 रुपये का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा तो अपन इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा आज, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन इसमें से आता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। इलस्ट्रेशन 15 में अब समझिए क्या बोल रहा है। ये आपको बैलेंस शीट दे दी है आपको कंपनी की कि इक्विटी शेयर्स कितने हैं। इक्विटी शेयर्स 8000 रुपीज़ है एट द रेट ऑफ 100, मतलब जो इक्विटी शेयर है 8000, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये, पर उसने कितने पे किए, उसने 60 रुपये ही पे किए, 40 रुपये पे अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। और इसी तरह प्रेफरेंस शेयर से 4000 प्रेफरेंस शेयर खरीदिए उसने, पर जो 100 रुपये का एक है, पर उसने पे सारे कर दिए, ठीक है। इस यहाँ हो गया कि जब आपको फुल्ली पेड अप कर दिया, मैं पूरा पैसा पे कर दिया, तो अपन इससे पहले वाली जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन समझाया था वैसा होगा। अगर वो पूरा पे नहीं करता है अमाउंट, तब आज मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ उस तरीके से सॉल्व होगा। अभी बैलेंस शीट देख लीजिए। आप देखो, जब भी अपन क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले ध्यान में ये रखते हैं कि जो करंट लायबिलिटी है उस करंट लायबिलिटी में आपको क्या क्या चुकाना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का लोन चुकाना है आपको, सिक्योर लोन है आपके पास डिबेंचर्स पे, और सन्डी क्रेडिटर्स को ट्रेड पेबल्स देने हैं, और अदर करंट लायबिलिटीज गिवन है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ, ऑन 31 मार्च 2018 द कंपनी वॉन्ट इनटू वॉलेंट्री लिक्विडेशन। जो कंपनी है 31 मार्च को कहाँ चली जाती है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन में चले जाती है, अपनी कंपनी बंद करती है। द डिविडेंड ऑन 14% प्रेफरेंस शेयर इज एरिया, जो 14% है प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर है मतलब जो अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर का, उसका उन्होंने 1 साल तक पेमेंट नहीं किया है, मतलब डिविडेंड नहीं दिया। और जो एंड इट विल बी पेड बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये कब पे करना है आपको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पैसा दे रहे हो उससे पहले आपको पे करना है। क्वेश्चन एक टर्म्स को समझिए, अगर आप क्वेश्चन समझ लोगे तो ये चैप्टर बहुत इजी है। तो मतलब जब भी आप इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर को पैसा दोगे ना, उससे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। कितने साल का, 1 साल का, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जो सन्डी क्रेडिटर्स है मतलब ये वाले, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी है, मतलब जो 1,17,800 है इसके अंदर 30,000 कौन से है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। तो इसका मतलब ये हो गए यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स प्लस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसका मतलब ये हो गया 30,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो जाएंगे और अनसिक्योर्ड बाकी के हो जाएंगे। तो आप देखो असेट्स रियलाइज हुई है, आपको लिक्विडेटर था उसने असेट्स सेल करी, उससे अमाउंट रिसीव हो गया। एक्सपेंसेस है आपको और बाकी की इंफॉर्मेशन इस तरह गिवन है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले मैंने क्या बताया था फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, अगर बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है तो उसका अमाउंट डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। तो कैश या बैंक है, यस, कितना है 60,000 रुपये। देखो यहाँ 60 तो अपन 60,000 रुपीज़ यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद मैंने बताया था जो भी अमाउंट रियलाइज होता है असेट्स से वो लिखेंगे अमाउंट रियलाइज फ्रॉम असेट्स, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम असेट्स। असेट्स से जितना भी अमाउंट रियलाइज होता है वो लिखते हैं। अब क्या क्या रियलाइज हुआ, लैंड से 80,000 हुआ, बिल्डिंग से 2 लाख हुआ। पर अब आप इसमें देखिए कि मैंने आपको बताया था कि आपको इस लैंड और बिल्डिंग पे आपने लोन ले रखा है और उस लोन का आपको पेमेंट करना है। कितना लोन ले रखा है, यहाँ देखिए लोन ले रखा है यहाँ 1,50,000 रुपये का, 1.5 लाख रुपये का लोन ले रखा है। तो अपन पहले तो लिखते हैं जितना अमाउंट रियलाइज हुआ लैंड एंड बिल्डिंग से, लैंड एंड बिल्डिंग कितना हुआ टोटल 2,80,000, 2,80,000 रियलाइज हुआ। और आपको पे कितना करना है, यहाँ देखिए आपको पे करना है 1.5 लाख रुपए, तो आपको पे करना है कितना 1,50,000। जब भी आपको क्रेडिटर्स में या नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आपको क्या दे दे, आपको दे दे लोन दे दे किसी भी असेट्स के ऊपर, वो आपको सबसे पहले लेस करके यहाँ लिखना है। तो 2,80,000 में से लेस करेंगे 1,50,000 तो आएगा 1,30,000 रुपये। ठीक है, ये आ गया। अब देखो आगे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे कोई लोन नहीं था इसलिए डायरेक्ट ऐसा का ऐसे अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ लिख रही हूँ प्लांट एंड मशीनरी कितना है 5 लाख रुपीज़। इसी तरह पेटेंट 50,000 रुपीज़, स्टॉक 1,60,000 और आगे है डेटर्स। डेटर्स से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अब जितना अमाउंट आपको रियलाइज हुआ वो यहाँ लिख दिया। ये हो गए आपके रिसिप्ट के साइड। अब पेमेंट के साइड देखेंगे कि आपको किस किस को पेमेंट करना है। सबसे पहले पेमेंट किसका किया जाएगा, लीगल चार्जेस का। अगर क्वेश्चन में लीगल चार्जेस गिवन है तो आपको लिखना है, वरना नहीं लिखना है। लीगल चार्जेस गिवन है या नहीं है, नहीं, ये गिवन नहीं है। अगर लिखा होता तो अपन लिख देते। इसके बाद अपन क्या पे करते हैं, इसके बाद करते हैं रेमोनरेशन बाय रेमोनरेशन। रेमोनरेशन के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं। रेमोनरेशन के लिए बोला है द लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 2% ऑफ ऑल असेट। जितना भी आपने असेट्स को सेल किया है कैश और बैंक को छोड़ के, उसके ऊपर क्या करना है 2% देना है। रियलाइज किससे हुआ, लैंड से हुआ, बिल्डिंग से हुआ, इन सब से हुआ है ना। तो इन सब का टोटल करेंगे। देखो यहाँ लैंड से कितना हुआ 80,000 प्लस बिल्डिंग से 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2 लाख, तो कितना रियलाइज हुआ 11,90,000 रुपये रियलाइज हुआ। तो अपन यहाँ लिखेंगे 11,90,000 रुपये पर कितना देना है आपको देना है 2%। तो इसका 2% निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे 2% निकालेंगे तो आएगा 23,800। तो यहाँ लिख देंगे 23,800। समझ में आया रेमोनरेशन क्या बोला है। रेमोनरेशन के लिए ऐसे बोला है जितना भी आपने असेट्स को सेल करके जो अमाउंट रिसीव हुआ है, जितने भी ऑल असेट्स से जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसका क्या करना है, आपको 2% देना है। तो रियलाइज जितना भी हुआ था ना वो सारे अमाउंट का टोटल करके 11,90,000 का 2% आपको दे दिया। अब आगे देखते हैं और कुछ बोल रहा है क्या। अब क्या बोल रहा है 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब इसमें क्या बोला है कि आपको जो 2% रेमोनरेशन है वो किसके ऊपर देना है, वो आपको देना है अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर देना है। जो अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स अपन यहाँ फाइंड करेंगे अभी, तो इसके लिए अभी जगह छोड़ देते हैं। और कितना % देना है, इसका % देना है 2% आपको रेमोनरेशन देना है।
ठीक है। अब रेम्यूनरेशन देने के बाद आपको क्या दिया जाता है, लिक्विडेटर एक्सपेंस। जो लिक्विडेटर जो भी एक्सपेंसेस करना है उसका अमाउंट पे करना पड़ता है, तो लिक्विडेटर एक्सपेंसेस। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो अपन लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। ये गिवन है, कितना गिवन है, 29,434 रुपीज़ गिवन है। इसके बाद आपको किसका पेमेंट किया जाता है, किनको पेमेंट किया जाता है, लीगल चार्जेस का पेमेंट कर दिया, रेम्यूनरेशन जो बन रहा था लिक्विडेटर का वो भी दे दिया आपने, एक्सपेंसेस उसने जो भी किए वो दे दिया। अब उसको देंगे डिबेंचर। अगर क्वेश्चन में डिबेंचर है तो डिबेंचर का पेमेंट किया जाएगा। तो अपन कहाँ देखेंगे, ये देखेंगे बैलेंस शीट में कि डिबेंचर गिवन है या नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए सिक्योर्ड लोन 14% डिबेंचर, तो ये 2,30,000 तो अब कहाँ जाएगा, डिबेंचर पे आ जाएगा 2,30,000। इसमें ऐड कर दिया जाता है क्या, इनका इंटरेस्ट कितना है 14%, तो 2,30,000 का 14% निकालेंगे, 14% तो 32,200। एक तो ये आ गया 32,200। अब देखते हैं क्वेश्चन में कुछ गिवन। अब डिबेंचर के लिए क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको जितना भी आपको एरियर्स है या इंटरेस्ट आपको पे करना है वो आपको कब पे करना है, आपको पे करना है कहाँ तक का पे करना है, 30 जून तक का पे करना है। इसका याद रखना। आपका फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कितने मंथ एक्स्ट्रा हो रहे हैं, अप्रैल मई जून, ठीक है। तो 3 महीने आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं, कौन कौन से, अप्रैल प्लस मई प्लस जून, समझे यहाँ। इसके साथ मतलब एक फाइनेंशियल ईयर पूरा आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर पूरा आ रहा है, उसके साथ मई भी आ रहा है, अप्रैल भी आ रहा है, मई भी आ रहा है और जून भी आ रहा है। तो मैंने एक पूरे साल का तो मैंने निकाल लिया 32,200, ठीक है। मैंने कैसे निकाला था, ये 2,30,000 का, यहाँ लिख देती हूँ, 2,30,000 का मैंने क्या किया था, 14% निकाला था। तो ये एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का निकल गया था। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको अकाउंट्स कहाँ तक का पेमेंट करना है, आपको 30 जून तक पेमेंट करना है। तो मतलब 3 महीने और, मतलब अप्रैल मई जून का भी आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो 3 महीने के हिसाब से यहाँ देखते हैं 32,200 इंटू 3/12, मतलब जो 32, ये कैसे आया अमाउंट, ये अमाउंट आया 14% निकाल के, इसका 14% निकाला, 2,30,000 का 14% निकाला 32,200 पर। अब 3 महीने का निकालेंगे, 3 महीने का निकालेंगे तो 3 ऊपर, और कितने में से निकाल रहे, 12। एक साल में 12 मंथ होते हैं तो 12 मंथ नीचे लिखेंगे, और कितने मंथ का निकाला है, 3 मंथ का, तो 3 ऊपर लिखेंगे। तो 32,200 इंटू 3/12 तो आ जाएगा 8,050। तो 8,050 आपका क्या आ जाएगा, 3 महीने का, और ये क्या कौन सा है, 3 मंथ का और। तो टोटल कितना मंथ हुए, 12 ये और 3 ये, तो कितने हुए 50, मतलब 15 महीने का क्या निकाला है, इंटरेस्ट निकाला है और इसका पेमेंट किया है। तो इनका सबका टोटल करेंगे और यहाँ लिख देंगे, जैसे 2,30,000 प्लस 32,200 प्लस 8,050, तो आएगा 2,70,250, 2,70,250, ठीक है। अब डिबेंचर का पेमेंट करने के बाद अपन किसका पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं, बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब देखो मैंने क्वेश्चन में बताया था कि जो सन्डी क्रेडिटर्स है, सन्डी क्रेडिटर्स में से जो 30,000 है वो किसके हैं, वो है आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के हैं। मतलब जो सन्डी क्रेडिटर्स है ना 1,17,800, इसमें जो 30,000 है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, और जो बाकी के बच गए वो कौन से हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएंगे। अब बाकी के कितने बचे, ये निकालेंगे, 1,17,800 में से लेस कर देंगे 30,000, ठीक है। 1,17,800 में से माइनस कर देंगे 30,000, तो क्या आएगा 87,800, 87,800 आ जाएगा। अब देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया आपने, अब आपको किसका पेमेंट करना है, अब आपको पेमेंट करना है बाय प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, ठीक है।
अब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के लिए क्या बोला है कि क्वेश्चन में देखिए, मतलब बैलेंस शीट में देखिए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कितने 4 लाख के, तो यहाँ पर 4 लाख लिखेंगे, प्लस ऐड करेंगे इसका क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। मैंने बोला था ना कि इसने 1 साल तक का क्या नहीं दिया, इसे डिविडेंड नहीं दिया, तो इसे डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो डिविडेंड 1 साल का निकालेंगे तो 4 लाख का 14% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 लाख का 14% निकालेंगे तो आएगा 56,000। तो अपन यहाँ लिख देंगे 56,000, ऐड किया तो 4,56,000 आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ लास्ट पेमेंट किन्हें करना है, ये पेमेंट करना है बाय इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट देख लीजिए आप, और इससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ जो अमाउंट है वो कैसे आएगा। अनसिक्योर क्रेडिटर्स है ना, कितने हैं अनसिक्योर, 87,800 पे 2% आपको क्या देना है, रेम्यूनरेशन देना है। निकालते 87,800 पे कितना 2% निकालते, 80,800 पे 2% तो आएगा 1756। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि आपने सबका पेमेंट तो कर दिया, पर इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ जब आपने पैसा ही आधा दिया है। तो इसका ट्रीटमेंट आप देख लीजिए, इसका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाएगा, जब आप इक्विटी शेयर होल्डर तक पहुँच जाओगे। ये पूरा फॉर्मेट पहले जैसा ही है, इससे पहले वाला करवाया था वैसे, बस चेंजेस कहाँ होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के ट्रीटमेंट में होंगे। अब आपको देखना है जब आपकी पेड अप कैपिटल आपने पे कम किया है और फेस वैल्यू आपकी ज़्यादा हो, तब आपका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले लिखते हैं रिसिप्ट का टोटल, रिसिप्ट का टोटल, फिर लिखा जाता है पेमेंट का टोटल, पेमेंट साइड का टोटल मतलब। ठीक है, रिसिप्ट का टोटल कितना है 11 लाख रुपीज़, पेमेंट का टोटल कितना है 8,99,040। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस आएगा 2,09,60। ये क्या आ गया, आपका सरप्लस आ गया। समझिए, रिसिप्ट टोटल मतलब ये जो अमाउंट है इसका जब अपन टोटल करेंगे तो इसका टोटल क्या आएगा 11 लाख आएगा, और जब इसका टोटल करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को छोड़ के जो बाकी के अमाउंट है ऊपर, उन सब का टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा अमाउंट 8,99,040 आएगा। जब अपन इसका डिफरेंस करेंगे, ठीक है, तो आएगा 2,09,60 आपका सरप्लस आ गया। अब देखिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर थे वो शेयर्स कितने के ले रहे थे, कितने शेयर लिए 8,000 शेयर्स लिए, कितने पे 60 के ईच पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4,80,000, 4,80,000। अब इसमें से लेस कर देंगे, ये स्टेप इसी स्टेप से करना है आपको। ठीक है, सरप्लस लेस कर देंगे 2,09,60। जब अपन इसको लेस करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 2,79,040। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 8,000 रुपीज़, तो 2,79,040 डिवाइडेड बाय 8,000 तो आएगा 34,000। देखो क्या किया मैंने, 2,79,040 को डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 8,000 रुपीज़। यहाँ तो क्या आ गया, बैलेंस आ गया ऊपर, नीचे क्या आ गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए। ठीक है, जब इसको डिवाइड किया तो क्या है 34.88। इसका मतलब ये हुआ कि 34.88 का जो फेस वैल्यू है इसका आपने पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया आपने पेमेंट किया ओनली 60 रुपीज़ पेमेंट किया। ठीक है, 60 रुपीज़ आपने पेमेंट किया। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, जब अपन इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा आपका 25.12 आएगा, 25.12 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो ये प्राइस है इस प्राइस को आपको मल्टीप्लाई करना है 8,000 रुपीज़ से, तो 25.12 इंटू 8,000 रुपीज़ तो आएगा 2,09,60। क्या आ जाएगा
2,09,60। अब इसका जब हम टोटल करेंगे तो आपका 11 लाख ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट यहाँ है, आपको इक्विटी शेयर होल्डर का ट्रीटमेंट आना चाहिए। वो कैसे आएगा, ये स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप होता है आपका, स्टेप फर्स्ट होता है आपका रिसिप्ट का टोटल कर लीजिए, फिर पेमेंट का टोटल कर लीजिए। दूसरा स्टेप होता है आपका इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस। अब इसके बाद कौन सा थर्ड स्टेप किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपने परचेज किए हैं, कितने रुपए के। 8,000 रुपये आपने इक्विटी शेयर परचेज किए हैं, कितने के किए, 60 रुपये के। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया,